नमस्कार मित्रों, गुरुकुल की इस व्याख्यान माला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने उपस्थित हूं मृच्छकटिकम के अवशिष्ट अंश को लेकर के। मृच्छकटिकम के चतुर्थ अंक का एक डिस्क्रिप्टिव पीस हम जिसे कहें, उस पर अपनी चर्चा चल रही है। इससे पूर्व भी हमने इस विषय को आपके सामने रखा है कि जो विषय हम वर्णन में ला रहे हैं, नाटकीय घटना में उस वर्णन का कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं है। लेकिन कवि जब काव्य लिखते हैं, नाटककार जब अपने नाटक को परिवर्धित करते हैं, तो उसमें जीवन और जगत, अपने चतुर्दिक विद्यमान सारे तत्वों को किसी न किसी रूप में या अवांतर रूप में समाहित करने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में विदूषक वसंत सेना के घर पे पहुंचता है। वसंत सेना से मिलने से पूर्व वसंत सेना की चेटी उनको गाइड करती है कि चलिए वसंत सेना के पास आपको ले चलते हैं। तो गेट जो एंट्री पॉइंट है, जिसको उस विशाल भवन का हम मुख्य द्वार कहें, प्रवेश द्वार कहें, उस प्रवेश द्वार से लेकर के अष्टम प्रकोष्ठ तक, 8वें प्रकोष्ठ तक की एक जर्नी है। और वो जर्नी केवल वॉक करते हुए नहीं है, पैदल चलते हुए नहीं है, बल्कि एक एक वस्तु का विवरण और वर्णन वहां पर समुपस्थित किया है नाटककार ने। हम जिस प्रकार किसी संग्रहालय में, किसी म्यूजियम में प्रवेश करते हैं और एक एक प्रकोष्ठ के हर तत्व का सूक्ष्मान्वीक्षण करते हैं, उसी प्रकार नाटककार ने यहां पर वसंत सेना के एक एक प्रकोष्ठ का अत्यंत सूक्ष्म चित्र हमारे सामने उपस्थित किया है। मैं एक टिप्पणी कर दूं इस प्रकोष्ठ को लेकर के कि जिस प्रकार का वर्णन वहां पर किया गया है, एकदम लाइव वर्णन है, क्योंकि कौन क्या कर रहा है, क्या किया जा रहा है, एवरीथिंग इज लाइव इन एक्टिव फॉर्म। ऐसा नहीं है कि अगर वीणा है तो ये नहीं करें कि वीणा रखी हुई है, बल्कि उसमें चित्रण है कि वीणा के तार मिलाए जा रहे हैं, वीणा बजाए जा रहे हैं, मंजीरे बजाए जा रहे हैं। तो वो मैंने कहा कि इसीलिए मैंने कहा कि वो इट सीम्स कि वो लाइव डिस्क्रिप्शन है। और जितना विशाल और विस्तृत चित्रण है, उस दृष्टि से यह कहना कि यह एक प्रकोष्ठ मात्र है, यह प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करता है, क्योंकि तब प्रकोष्ठ की एक विस्तृत परिभाषा गढ़ी जानी चाहिए। सामान्य रूप से प्रकोष्ठ हम एक किसी रूम, एक बड़े रूम को हम कहते हैं, और अगर हम रूम, किसी कक्ष, किसी कमरे को लेकर के हम इतना विशाल वर्णन करें तो यह संभव नहीं है। या तो उन कमरों की जो आज के संदर्भ में अगर कहें एरिया, जो क्षेत्रफल कहें उन कमरों का, वो बहुत बड़ा होगा, लाइक वही जिसको कह सकते हैं कि म्यूजियम शेप प्रकोष्ठ होगा। तो इस रूप में अगर हम उस चित्रण को देखते हैं तो बड़ा ही सुंदर और सजीव लगता है कि वो काल, वो समाज, लोगों की रुचि, लोगों की अभिरुचि किन किन विषयों में किस किस प्रकार से थी, और किस प्रकार लोग इन चीजों से अपने को अटैच्ड रखते थे। मृच्छकटिकम में नाटककार ने बड़ा ही सुंदर और सजीव चित्र हमारे सामने उपस्थित किया है। हम लोगों ने चतुर्थ अंक तक की यात्रा की, या यूं कहें कि चतुर्थ अंक में प्रवेश करने के उपरांत कुछ विषयों को जाना, और वह चतुर्थ प्रकोष्ठ म्यूजिक रूम है, अर्थात संगीत गृह के समान प्रतीत होता है, क्योंकि संगीत के सारे तत्व अलग, संगीत के सारे जो वाद्य यंत्र हैं, वे वाद्य यंत्र अपनी अपनी भूमिका में वहां पर उपस्थित वर्णित किए गए हैं। तदनुसार जब चेटी कहती है कि आइए इमं चतुर्थम प्रकोष्ठम प्रविशतु आर्यः, तो विदूषक प्रवेश करता है, अपनी दृष्टि सर्वत्र वह दौड़ाता है, और उसके मुंह से निकलता है आश्चर्यम भोः। स्वाभाविक है, ये जो आश्चर्यम भोः वाली जो प्रतिक्रिया है, ये नेचुरल है, वो हृदय से निकलने वाले स्वर हैं।
आज भी हम लोग सामान्य किसी भी वस्तु को देख करके जब आश्चर्यचकित होते हैं तो इंग्लिश के उस छोटे से टर्म को बड़ा लंबा खींच करके बोल देते हैं वाव। तो बस वही अभिव्यक्ति है यहां पर आश्चर्यम भूः की। इहापि चतुर्थे प्रकोष्ठे युवती कर ताड़िता जलधरा इव गंभीरम नदंती मृदंगा। जलधरा इव, जलधर बादल की तरह, गंभीरम नदंती, बहुत ही गंभीर स्वर निकाल रहे हैं। कौन? मृदंग। मृदंग जो है, मृदंग के अत्यंत गंभीर स्वर, गंभीर वाणी हमारे सामने निकल रही है। कैसे? युवती कर ताड़िता मृदंगा, अर्थात युवतियां यानी युवतियों के हाथ से बजाए जाते हुए मृदंग के स्वर बादल के समान गंभीर प्रकट हो रहे हैं, अभिव्यक्त हो रहे हैं। जब भी कभी बादल की आवाज की बात करते हैं तो उनमें एक डेप्थ, एक बेस, एक घन घटा जो है ना, वो उस प्रकार के स्वर का अनुमान होता है। मृदंग के स्वर उसी रूप में आ रहा है। लेकिन यहां पर जो प्रमुख, जो वर्णीय पद है, जो विशेष हमारे लिए आकर्षण का विषय है, वह है युवती कर ताड़िता। अर्थात प्राचीन काल में भी युवतियां वाद्य यंत्र आदि बजाती थीं। हम ये जानते हैं कि युवतियों का संबंध प्राचीन काल में नृत्य से रहा है, गान से रहा है। इसकी चर्चा हम प्राप्त करते हैं, उल्लेख प्राप्त करते हैं, लेकिन इस प्रकार का उल्लेख हमारे सामने प्रायशः प्राप्त नहीं होता कि स्त्रियां भी वाद्य यंत्र बजाती थीं। हमारी देवी देवताओं में सरस्वती का वीणा के साथ संबंध दर्शाया गया है, लेकिन सामान्य रूप से समाज में जो रहने वाली नारियां हैं, युवतियां हैं, महिलाएं हैं, उनका संबंध हम किसी साहित्य में नहीं जान पाते कि वे वाद्य यंत्र बजाती थीं। यहां पर स्पष्ट नाटककार ने युवती कर ताड़िता शब्द दिया है। ताड़ित यानी पीटना, पिटाई करना, अर्थात उस पे मृदंगम के ऊपर में चोट करना, उसको पीटना, अर्थात स्वर निकालना। इसीलिए सामान्य भाषा में हमने ताड़ित शब्द का अर्थ यहां पर किया बजाना। अब है क्षीण पुण्या इव गगनात् तारका निपतंति कांस्य तालाः। जब तारा यानी जो आकाश में रहने वाले जो नक्षत्र हैं, तरेगण हैं, वे टूट करके गिरते हैं, तो टूट करके गिरने का अब एक वैज्ञानिक पक्ष हमारे सामने उपस्थित है कि क्यों तारे टूटते हैं, या क्यों तारे टूटते हुए दिखाई देते हैं, क्यों उल्का आदि टूटते हैं। लेकिन हमारे साहित्य में मानो उन तारों के पुण्य भी क्षीण पड़ गए हैं, तो क्षीण हो गए हैं पुण्य कर्म जिसके, ऐसे आकाश से टूटने वाले तारों की तरह कांस्य ताला निपतंती। कांस्य ताल यानी जिसे हमने पिछली बार भी मंजीरा शब्द कहा, जो मंजीरे ऐसे ऐसे करके जो छोटे छोटे बजाने वाले होते हैं। अब निपतंती, निपतंती का तो अर्थ है गिरना। हम यहां पर ऐसा कहेंगे, चूंकि गगना तारका निपतंती है, कहा है कि जिस प्रकार तारे टूट करके गिरते हैं, उसी प्रकार ये मंजीरे जो है मंजीरे गिर रहे हैं। ये अनुकूल हिंदी अनुवाद नहीं होगा, हम इसमें कहेंगे कि मंजीरे बजाए जा रहे हैं, मंजीरे बज रहे हैं या मंजीरे बजाए जा रहे हैं। हम ये अर्थ यहां लेंगे। दूसरे शब्दों में, जिस प्रकार आकाश से टूटे हुए तारों के स्वर होते हैं, उसी प्रकार मंजीरे के स्वर यहां पर सुनाई पड़ रहे हैं, मंजीरे बजाए जा रहे हैं। मधुकर विरुतमिव मधुरम वाद्यते वशः। मधुकर विरुत, विरुत ध्वनि, गुंजार, मधुकर भ्रमर, जो भंवरे के गुंजार की तरह, वंशः वाद्यते, जो वंशी, जो बांसुरी है, उस बांसुरी के मधुर स्वर बजाए जा रहे हैं। स्पष्ट है, जैसा मैंने शुरू में कहा है कि जिस प्रकार का चित्रण है यहां पर वस्तुतः हमारे सामने अभिव्यक्त तो वाद्य यंत्रों को किया जा रहा है, लेकिन उसके नेपथ्य में जिस प्रकार कर्मवाच्य का प्रयोग किया गया है, तो कोई कर्तृ जरूर होना चाहिए, बजाने वाला कोई जरूर होना चाहिए। वहां तो ऊपर में हमने मृदंग के साथ तो युवती कर ताड़िका शब्द ले लिया, लेकिन अन्य वाद्य यंत्रों के विषय में किसी भी व्यक्ति विशेष की अभिव्यक्ति नहीं की जा रही है कि कौन बजा रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि बजाए जा रहे हैं। और चूंकि ये वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं, इसलिए कोई ना कोई व्यक्ति विशेष वहां होगा, कोई
जिसको कहते हैं स्किल्ड, एक निपुण जो प्लेयर होगा, चाहे वो फ्लूट प्लेयर हो, चाहे वो वीणा प्लेयर हो, या चाहे वो मंजीरा का प्लेयर हो, वो वहां पर विद्यमान है। अर्थात ये एक लाइव एक प्रकार से ये कार्यक्रम चल रहा है। इयम अपरा ईर्ष्या प्रणय कुपित कामिनीव अंकारोपिता कररुह परामर्शेन सार्यते वीणा। यहां आकारोपिता को हम अंकारोपिता पढ़ें, ये प्रिंटिंग ये टाइपिंग एरर है। अब देखिए कई सुंदर, कवि ने यहां पर एक बड़ा ही सहज रूप में एक श्रृंगार का वातावरण उपस्थित कर दिया है। इयम अपरा अर्थात ये कोई और अन्य भिन्न वीणा सार्यते। अब वीणा सार्यते, अगर सार्यते का अर्थ हम ले तो होगा कि खिसकाया जा रहा है, अर्थात वीणा जिस जगह पे बैठी रखी हुई है वहां से उसे शिफ्ट किया जा रहा हो, नहीं। यहां वीणा सार्यते के साथ एक और चीज क्या है कि कर रूह परामर्शेन, कर हाथ, रूह कर रूह नाखून को कहते हैं, अर्थात नाखून के स्पर्श से वीणा सार्यते यानी वीणा के तार या तो छेड़े जा रहे हैं या वीणा के तार मिलाए जा रहे हैं, ये अर्थ है यहां पर। कररूह परामर्शेन सार्यते वीणा, अर्थात नाखून से, हाथ के नाखून से जो वीणा के तार हैं वे मिलाए जा रहे हैं या वीणा के तार खींचे जा रहे हैं, अर्थात बजाय वीणा बजाई जा रही है। लेकिन उपमा देखिए, हमने कहा कि श्रृंगार है, कैसे? ईर्ष्या प्रणय कुपिता, यानी ईर्ष्या के कारण प्रणय में रूठी हुई कामिनी की तरह। जब कोई प्रेमिका किसी कारणवश रूठ जाती है तो प्रेमी उनको मनाते हैं, और बड़ा देखिए एक श्रृंगार में भी एक स्टेप आगे का श्रृंगार है और कहते हैं अंकारोपिता। तो ऐसे प्रणय से में प्रणय के कारण दुखी जो कामिनी है, प्रिया है, जिस प्रकार उसके प्रेमी अपने गोद में बिठा करके हाथ से उनके बाल के सहलाते हैं या उनका मनोवल करते हैं, तो उस प्रकार, उस तरह जिस प्रकार से उस हाथ की अंगुलियों का उपयोग किया जाता है, मानो उसी प्रकार प्रणय में कुपित जो प्रेमिका की तरह इस वीणा को भी सहलाए जा रहे हैं, अर्थात वीणा के तार छेड़े जा रहे हैं। मूल विषय कवि हम आप सभी जानते हैं, अवसर मिलते ही अपने मन की जो कई सारी बातें हैं वहां पर प्रकट कर देते हैं, और सुंदर अवसर मिलने पे वो अच्छी उपमा का प्रयोग कर देते हैं। जिस प्रकार गगनात तारका एवं उपमा का प्रयोग किया, या जिस प्रकार मधुकर विरुतमिव उपमा का प्रयोग किया, उसी प्रकार वीणा के लिए इन्होंने उपमा का प्रयोग किया। तो यहां लेकिन मूल विषय जो है, नाटककार यहां पर वाद्य यंत्रों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब देखिए उस काल के सारे वाद्य यंत्र, हमने बार बार कहा है, चाहे हम इस काव्य को, इस नाटक को ईसवी पूर्व ले जाएं, अगर ईसवी पूर्व ले जाते हैं तो इसका मतलब हुआ कि आज से लगभग 2025 वर्ष, 2050 वर्ष, या आप 2100 वर्ष, जो भी कालखंड इसका तय करें, अगर ईसवी पूर्व लेते हैं तो इतने वर्ष पूर्व का जो हमारा समाज है और उस समाज में विद्यमान जो वाद्य यंत्र है, उनका सजीव चित्रण प्राप्त हो रहा है। और इसके साथ ही यदि हम 400, 500 या 600 एडी लेके आते हैं, ईसवी में लेके आते हैं, तो भी 1500 वर्ष पूर्व का जो अपना संसार है, अपनी जो संस्कृति है और अपनी जो सांस्कृतिक परंपरा है, उसको हम अपने सामने यहां देख पा रहे हैं। इसके बाद अब ये हुई, फिर आगे देखिए क्या है कि इमा अपराह कुसुम रसमत्ता इव मधुकर्यः अति मधुरम प्रगीता गणिका दारिका नृत्यन्ते। कुसुम रसमत्ता इव मधुकरी, अर्थात कुसुम रस के पान के कारण जब मधुकरी भंवरे अत्यंत उन्मत्त हो जाते हैं तो वे मधुर गुंजार करते हैं, मधुर स्वर उत्पन्न करते हैं। तो कह रहे कि मधुकर्यः, जो प्रगीता गणिका दारिका नृत्यन्ते, जो गणिका दारिका, जो वेश्याओं की पुत्रियां हैं, वे नृत्य करवाए जा रहे हैं। अब ये नृत्य करवाए जा रहे हैं, हम सिंपल ले रहे हैं कि उसी कक्ष में किसी अन्य साइड में कुछ
लड़कियां होंगी, जो लड़कियां नृत्य सीख रही होंगी, उनको बैठ करके नृत्य सिखाए जा रहे होंगे, लेकिन मूल विषय है गणिका दारिका। हम अगर कहें तो ये जो लोक परंपरा में इसे हम ले सकते हैं, या इसके साथ ही हम इसको इस ढंग से ले सकते हैं कि मानो ये जो गणिकाएं थी, गणिकाएं अर्थात अपने रूप विन्यास आदि के कारण नृत्य आदि कार्यक्रम जो करती होंगी आम लोगों के आनंद के लिए, तो वो यहीं से सीखती हैं और उनको स्पेशली ये ट्रेंड किया जा रहा है यहां पर नृत्य के लिए। और नाट्यम पाठ्यन्ते सश्रृंगारम, और जो नाट्य है, नाटक यानी अभिनय, श्रृंगार सहित, जो श्रृंगार वाला, देखिए कई प्रकार, एक तो श्रृंगार सहित अभिनय उनको सिखाया जा रहा है, या दूसरा ये होगा, इसका ये भी अर्थ ले लेंगे कि केवल और केवल श्रृंगार का ही अभिनय सिखाया जा रहा है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह अभिनय रंगमंचीय अभिनय नहीं है कि आम प्रजा के सामने लक्ष्मी स्वयंवर नाटक प्रस्तुत किया जाएगा या विज्ञान शाकुंतलम नाटक प्रस्तुत किया जाएगा। इस रूप में यह नाटक यहां नहीं सिखाया जा रहा है। यहां पर नाट्य पद का अर्थ नाटक नहीं लेंगे जो रूपक के 10 भेदों में से एक है, बल्कि नाटक पद का अर्थ यहां पर अभिनय मात्र है। और वो अभिनय से तात्पर्य यहां पर क्या है कि चूंकि गणिकाओं का कार्य अपने जो उनके आकर्षण में आने वाले जो पुरुष विशेष होते हैं, उनको किस प्रकार अपने हाव भाव से आकृष्ट किए जाए, तो आकृष्ट किए जाने वाले हाव भाव ही श्रृंगारिक अभिनय होता है। कटाक्ष, कुटिल मुस्कान, भवें टेढ़ा करना, आंखों का देखने का एक तरीका, एक सलीका होना, तो ये सारी चीजें सिखाई जा रही है। अर्थात गणिका की उन पुत्रियों को उसी महल के अनुरूप कार्यक्रम में उनको पटु किया जा रहा है, स्किल्ड बनाया जा रहा है। आगे देखिए, अपवल्गिता गवाक्षेषु वातम गृह्णन्ति सलिल गगर्या, लटके हुए, अपवल्गिता लटके हुए, सलिल गगर्या जल की गगरी, घट, जार, घड़ा जिसे कहते हैं, वे घड़ा खिड़कियों से आने वाली जो हवा है उन हवाओं को ग्रहण करते हैं। हम इसको ऐसे समझे कि घड़े को खिड़कियों के पास रखे गए होंगे, खिड़कियां खुली हैं, उस घड़े में जल भरे हुए हैं, जल भरा हुआ है। कदाचित वो इसलिए भरा गया होगा कि गर्मी का मौसम होगा और गर्मी के मौसम में उस ठंडे घड़ों के से जो आने वाले जो हवा के झोंके होंगे उनसे वह रूम शीतल होगा। तो हम इसको केवल इतना मात्र वर्णन मात्र से मना देखें कि घड़े जो है वह खिड़कियों से आने वाली हवा को ग्रहण कर रहे हैं, नहीं, हमें उसको सोचना चाहिए, हमें इसके उस मीनिंग को, उस कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करना चाहिए। मित्रों, आप सब लोगों ने जयपुर का हवा महल देखा है, कितनी भी भीषण गर्मी क्यों ना हो, लेकिन आप वहां चले जाएं, जिस आर्किटेक्चरल एक्सेलेंस से उस हवा महल का निर्माण करवाया गया है कि दुनिया की सारी ठंडी हवाएं वहां से बहती हैं। आप अगर 48 डिग्री टेम्परेचर में भी वहां पर चले जाएंगे तो आपको वातानुकूलित हवा जो है आपको वो मिलती रहेगी। ठीक है, आज हम उन विषयों को ना देख करके हवा महल एक सुंदर सा एक आर्किटेक्चरल फॉर्म है उस दृष्टि से देखने जाते हैं, ना कि इस दृष्टि से कि देखो ठंडी हवाएं यहां पर कैसे आती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राचीन काल में अपने रूम को, गर्मी के मौसम में अपने रूम को ठंडा करने के लिए इसी प्रकार खिड़कियों के ऊपर में घड़ों में जल भर दिया जाता होगा, और वहां से जो आने वाली खिड़कियों से जो बहकर, बाहर से जो बहकर आने वाली हवा होगी, उन घड़ों के उन ठंडे जलों के झोंकों से उस प्रकोष्ठ को शीतल करता होगा, ठंडा करता होगा। तो ये अर्थ यहां पर हम सविशेष ग्रहण करें कि अपवल्गिता गवाक्षेषु वातम गृह्णन्ति सलिल गगर्या। हो गई बात, चतुर्थ प्रकोष्ठ को सारा घूम लिया विदूषक ने। अब विदूषक कहता है चेटी से कि आदिशतु भवती भवतु, ठीक है, अब हमें आदेश करें कि आगे अब क्या करना है, कहां चलना है। चेटी कहती है ये तो आर्य, हे आर्य आए और एवं पंचमम प्रकोष्ठम प्रविशतु आर्य, यह 5वां प्रकोष्ठ है, इस प्रकोष्ठ में आप प्रवेश करें।
एक कंटिन्यूएशन, जो डायलॉग का एक डिसिप्लिन बना करके चल रहे हैं नाटककार। चेटी को केवल वही डिसिप्लिन में रखा हुआ है कि ये तो आर्य है, इमं प्रथमम इमं द्वितीयम इमं तृतीयम अथवा इमं पंचमम प्रकोष्ठम प्रविशतु आर्य। ठीक है, विदूषक प्रवेश करता है, देखता है, आश्चर्यम भो, वही एक आश्चर्य जिसकी व्याख्या अभी मैंने शुरू में दी। देख करके एकदम पूरा एक आश्चर्य में चले जाते हैं कि इतना भव्य और नव्य दृश्य उनके सामने उपस्थित है कि जिसे देख करके चपल चंचल विदूषक भी आह्लादित हो उठता है। इहापि पंचमे प्रकोष्ठेयम दरिद्र जन लोभोत्पादन कर आहरति उपचितो हिंगुतैल गंध। अब आइए देखिए, ऐसा लग रहा है कि यह अब किचन का वर्णन है, और अगर किचन ना भी कहें तो एक विशाल घर है जहां पर कि लोगों के खान पान की सारी सुविधाओं से युक्त जो खाद्य पदार्थ हैं वो वहां पर उपलब्ध है, या खाना बन रहे हैं या आदि कुछ हो रहे हैं, इसका वर्णन है। और आप देखेंगे कि किस तरह से यहां पर इसका चित्रण है, वर्णन है, कि कहता है अयम दरिद्र जन लोभोत्पादन कर आहरति उपचितः इंगुतैल गंध। दरिद्र जन लोभोत्पादन कर, दरिद्र यानी गरीब, गरीब लोगों के भी मन में लोभ को उत्पन्न करने वाले जो हिंगुतैल गंध, हिंग जो है यहां पर हींग। मित्रों, हम आप सभी जानते हैं कि जिस प्रदेश में, इलाके में अगर एक या दो शॉप भी हींग की हो तो व्यक्ति के नाक जो है वो उस हींग के खुशबू से भर जाते हैं, और जब वो खुशबू होती है तो मन में एक बुभुक्षा उत्पन्न होती है, खाने की भावना, खाने की इच्छा उत्पन्न होती है। तो हींग और तेल का जो गंध, हींग और तेल का गंध ऐसा है जो गरीब लोगों के मन में भी, गरीब से यहां पे तात्पर्य हम लेंगे कि भूखे लोगों के मन में भी भोजन का लोभ जो उत्पन्न करने वाला जो हिंगू तेल गंध है, वो बरबस लोगों को अपनी ओर खींच ले रहा है। अर्थात जो उस प्रकोष्ठ की जो खुशबू है, उस प्रकोष्ठ में सर्वत्र हींग और तेल का जो गंध है वह व्याप्त है। विविध सुरभि भूमोद्गारैः नित्यम संताप्यमानम निःश्वसितीव महानसम द्वारमुखैः। द्वारमुखैः अर्थात जो महानस किचन हुआ, महानसम जो है यानी द्वारमुखैः, द्वार जो एंट्री पॉइंट है, जो प्रवेश द्वार है महानस का, रसोई घर का, मानो वह रसोई घर अपने उस प्रवेश द्वार से लंबी लंबी सांस ले रहे हों। कैसे? विविध सुरभि भूमोद्गारैः नित्यम संताप्यमानम, अर्थात अपने उस महानस में, उस रसोई घर में विविध प्रकार की खुशबू। आज भी हम आप अपने रसोई घर चले जाते हैं, अलग अलग मसालों की खुशबू से हमारी आंखें, नाक जो है भरे उठते हैं। या अगर किसी भी घर में भोजन बन रहा होता है, उसके 10, 20, 25 मीटर दूर से ही उस घर में बनने वाले भोजन की खुशबू हमें बरबस आकर्षित कर लेती है। मानो वही चीज उस रसोई घर की है, कि रसोई घर मानो क्या है, रसोई घर इस प्रकार के विविध प्रकार के सुरभि से, सुगंधि से, खुशबू से व्याप्त है, मानो यह रसोई घर अपने प्रवेश द्वार से लंबी लंबी सांसें ले रहा हो और छोड़ रहा हो। अधिकम उत्सुकायते माम साध्यमान बहुविध भक्ष्य भोजन गंध। बहुत अधिक मुझे उत्कंठित कर रहा है। क्या? तो कह रहा है ये बनाए जाते हुए, साध्यमान पकाए जाते हुए बहुविध भक्ष्य भोजन गंध, बहुत से प्रकार के भक्ष्य खाए जाने योग्य भोजन का जो गंध है, वो गंध मुझे बरबस उत्कंठित कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। अर्थात मेरे भूख को, मेरी बुभुक्षा को यह तीव्र कर रहा है। अयम अपरः पटच्चरमिव हत पशुदार पेशिम धावती रूपी दारक। अब ये एक अयम अपरः पटच्चरमिव हत पशु दर पेशिम धावती रूपी दारक, अब इसको भी जानेंगे, इसकी अलग व्याख्या करेंगे। मित्रों, अपना ये समय यहीं पूरा हो रहा है। इसके बाद इस परिचर्चा को फिर हम आगे बढ़ाएंगे और आप लोग इसे ध्यान से सुने। यद्यपि उसमें नाटक के किसी विविध तत्व का उल्लेख नहीं पाया जा रहा, लेकिन फिर भी जो मूल वर्ण्य है उस वर्ण्य को आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं।
आपने ध्यानपूर्वक सुना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।